Hello dear students, welcome to our YouTube channel of Narayana Coaching. Myself Sachin Singh and I am your biology teacher. तो बच्चों हम आपको बता दें कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 9th का जो है टॉपिक जो पढ़ रहे थे, सेल पढ़ रहे थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल बायोलॉजी के बारे में बच्चों हमने आपको हिस्ट्री से रिलेटेड उससे जो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसको डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया था, समझाया था। अब जो है बच्चों हम लोग उसी चीज़ों को एक बार रिकॉल करते हुए, एक बार रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको हम याद दिला दें कि बेटा अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आगे की चीज़ें भी समझ में आएंगी, ये लेक्चर भी आपको समझ में आएगा, लेकिन एक बार प्रीवियस लेक्चर को आप हम जाके देख लीजिए और उसके बाद आपको ज़्यादा डिटेल में और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, आपके एग्जाम में वो यूज़फुल हो, तो आप जो है हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। तो चलो बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बेटा आज हम आपका टॉपिक शुरू करते हैं और हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। हम लोग का चल रहा था इंट्रोडक्शन, आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में आपको हम पहले वाले लेक्चर का थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स एक बार रिकॉल करा देते हैं, आपको याद दिला देते हैं, फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, आपको याद होगा एक टर्म दिया था हमने प्रोटोप्लाज्म। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो आप बताएंगे प्रोटोप्लाज्म इज द लिक्विड सबस्टेंस या लिक्विड मटेरियल दैट कंटेन इन द सेल एंड सपोर्ट द फिजिकल एक्टिविटीज़ और एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जो प्रोटोप्लाज्म होता है बच्चों, ये क्या होता है, सेल के अंदर का एक लिक्विड कंटेंट है, एक फ्लूइड है। क्या है ये? फ्लूइड है और इसको हम लोग कहते हैं सेल मैट्रिक्स भी कहते हैं। और ये फ्लूइड जो होता है बच्चों, ये क्या करता है, किसी भी सेल को एक लिविंग कंडीशन में रखता है, उसको एक्टिवनेस प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। और इसको टर्म किसने दिया था? इस टर्म को दिया था, टर्म वॉज गिवन बाय द, हमने बताया था आपको, इसको दिया था पुरकिंजे ने। ये टर्म किसके द्वारा दिया गया था बेटा? पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था। और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बताया था। क्यों कहा था? जैसे अभी हमने बोला ना कि किसी भी सेल को ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी कराने के लिए सपोर्ट देता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है, उसको एक्टिव कंडीशन में रखता है, इसीलिए हम लोग प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो पुरकिंजे ने बोला था कि प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो बच्चों ये बातें आपको हमने लास्ट लेक्चर में बता रखा है, बताया था, और आपको याद दिलाने के लिए हमने ये बातें बताया आपको अभी फिर से। लेकिन आपको फिर आगे हम लोग लेके चलते हैं, सेल बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, उसको हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको और एक बात बता दें कि प्रोटोप्लाज्म में अगर जब हम लोग इस बच्चों से केमिकल एनालिसिस करते हैं, अगर प्रोटोप्लाज्म का हम लोग केमिकल एनालिसिस करें कि केमिकली इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, केमिकली इसका हम लोग अगर वो देखें, कंपोजिशन देखें कि सेल का प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म में हमने आपको बताया था बच्चों कि 70 to 80% क्या होता है बेटा? इसमें वाटर होता है। 70 to 80% वाटर दैट कंटेन इन द प्रोटोप्लाज्म एंड रिमेनिंग 20 to 30% जो इसमें बाकी का 20 से 30% होता है, वो क्या होते हैं? इसमें अदर सॉल्यूट होते हैं जो उसमें डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं। अब सॉल्यूट में क्या क्या हो सकता है बच्चों? तो वो हो सकता है प्रोटीन, जिसे कहते हैं प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, ये सब चीज़ें इसमें क्या होती हैं? डिजॉल्व फॉर्म में होती हैं प्रोटोप्लाज्म में। और इसके बाद कुछ मिनरल्स होते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स हम आपको बता रखे हैं, पहले ही बता दिया गया था। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये 20 से 30% वॉल्यूम कंटेन करता है, कवर करता है कौन? प्रोटोप्लाज्म का। और बाकी का 70 से 80%, 70 to 80% वाटर होता है प्रोटोप्लाज्म में। तो आपको हमने लास्ट क्लास में ये बातें बताया था। और बच्चों आपको एक बात और याद दिला दें कि प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किसने किया था? तो हमने बताया था फेलिक्स डुजार्डिन ने। फेलिक्स डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। लेकिन ध्यान देना, पुरकिंजे ने सिर्फ टर्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज गिवन बाय द पुरकिंजे, बट दैट प्रोटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय द फेलिक्स डुजार्डिन। एंड ये डुजार्डिन जी जो थे, इन्होंने इसका नाम क्या रखा था बच्चों? तो इसका नाम उन्होंने रखा था सारकोड। ये भी बातें आप याद रखिएगा। तो लास्ट लेक्चर में ये सब पॉइंट्स आपको बता दिए गए थे, इसीलिए इसको हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि जैसे कि आपको याद रहे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। तो चलो बच्चों आज का हमारा टॉपिक फिर से शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें प्रोटोप्लाज्म को जो डुजार्डिन थे, तो डुजार्डिन ने क्या नाम दिया था? तो डुजार्डिन ने नाम दिया था उसे, वो नाम जो दिया था उन्होंने बोला था इसका सारकोड। प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला था उन्होंने? सारकोड। बाद में पुरकिंजे ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया? प्रोटोप्लाज्म।
तो यही सब चीज़ें हैं बच्चों, और पुरकिंजे ने इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोला। तो ये पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गया हो तो सेल से रिलेटेड हम लोग आगे की बातें करते हैं। ये तो था उसका हिस्ट्री, सेल की डिस्कवरीज थी। अब हम लोग सेल से रिलेटेड कुछ उसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कुछ सेल थियरीज की बात करते हैं। तो चलो हमारा अगला टॉपिक होगा जो बच्चों आज का, ये तो आपको प्रीवियस लेक्चर का था, थोड़ा सा आपको याद दिला दिया हमने, जैसे कि आपको आसानी हो आगे की चीज़ों को समझने के लिए। तो हमारा जो है अगला पॉइंट, अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ द सेल थियरी, क्या है सेल थियरी। तो अब इसमें भी कुछ साइंटिस्ट हैं बच्चों जिन्होंने सेल थियरीज़ को प्रपोज किया। और ये सेल थियरी है क्या, जैसे कि आप जानते हैं आपके चैप्टर का नाम ही है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और हमने आपको डिस्क्राइब भी किया था। फंडामेंटल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ना लाइफ का, वो क्या होता है, सेल होता है। सेल थियरी भी यही कहता है, ठीक है। तो सेल थियरी को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, तो आप बताएंगे सेल थियरी वॉज प्रपोज्ड बाई स्क्लेडन। उनका क्या नाम था बच्चों, स्क्लेडन। और इनके नाम को आप अच्छे से लिख लेना, सभी लोग नोट कर लेना। स्क्लेडन ने इस थियरी को प्रपोज किया था 1838 में। इन्होंने अपने थियरीज़ को अपने प्रपोजल को बताया लोगों के बीच में। और दूसरे थे इसमें एक और साइंटिस्ट थे, स्क्लेडन एंड स्वान। दूसरे साइंटिस्ट क्या थे बच्चों, उनका नाम था स्क्लेडन एंड स्वान। और स्वान ने ये क्या बताया, इन्होंने जो अपना थियरीज प्रपोज किया ये 1839 में किया। तो ये दोनों साइंटिस्ट थे, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इनका क्या नाम है, एक का नाम है स्क्लेडन, दूसरे का नाम स्वान। इन्होंने सेल थियरी प्रपोज किया। और सेल थियरी में क्या इन्होंने बोला कि ऑल द सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, आइदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इधर प्लांट्स और एनिमल्स, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या फिर वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सभी में जो सेल होता है वो उनकी बॉडी का क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। अब स्ट्रक्चरल की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल क्या है, अभी हमने आपको बताया कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है, इसको प्रूफ करने के लिए बता दें कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लाइक दैट ह्यूमन बीइंग्स, लाइक दैट हायर प्लांट्स, तो इनके बॉडी में सबसे पहले क्या आता है बच्चों, सेल होता है। और सेल ही बाद में डिवाइड होके, सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड होके क्या बन जाता है, ये टिश्यू बन जाता है। और ये टिश्यू फिर फर्दर अपने आप को कैटेगराइज करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, और अपने आप को फिर से डेवलप करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो टिश्यू से क्या बनता है बच्चों, बॉडी का हमारे बनता है टिश्यू सिस्टम। क्या बन जाता है, टिश्यू से बन जाता है टिश्यू सिस्टम। और जब ये टिश्यू सिस्टम बन जाता है तो टिश्यू सिस्टम में अलग अलग फंक्शंस को क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि आप ये फंक्शन करोगे, आप ये फंक्शन करोगे, आप ये फंक्शन करोगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि टिश्यू सिस्टम में कॉमन टाइप के सेल होते हैं जिनका कॉमन ओरिजिन होता है, कॉमन फंक्शन होता है। लेकिन बाद में जब हम लोग टिश्यू सिस्टम को और कैटेगराइज करते हैं और अगर उसको हम लोग जोड़ते जाते हैं बॉडी में, तो क्या बन जाता है, फाइनल ऑर्गन बन जाता है, हमारे बॉडी का ऑर्गन बन जाता है। जैसे कि अगर आपको बता दें कि हमारे बॉडी में, जैसे कि हमारे बॉडी का आप कोई भी एक ऑर्गन ले लो, जैसे कि आप हार्ट ले लो, तो हार्ट में बहुत तरह के टिश्यू सिस्टम होंगे, उसमें मस्कुलर टिश्यू भी होंगे, उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होंगे। तो ये सब है। मस्कुलर टिश्यू का मतलब हार्ट की जो मांसपेशियां हैं जिसको हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हार्ट के अंदर भरा हुआ ब्लड, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये अलग अलग टाइप्स के जो टिश्यू हैं ये मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन। और जब ऑर्गन का क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, ऑर्गन को और बॉडी में हम लोग जोड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब हमारे पूरी बॉडी को जोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, ये कह सकते हैं बॉडी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सपोज करिए कि ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, किसकी बॉडी है, ह्यूमंस की। और इस ह्यूमन की बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो उन सारे ऑर्गन्स को मिला के हम लोग बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये जो अलग अलग नाम ले रहे हैं सब ऑर्गन के सिस्टम हैं। और इन ऑर्गन सिस्टम को जब जोड़ा कम देखा गया कि वो किससे बने हैं, तो वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन से बने हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन कैसे बने, टिश्यू सिस्टम से बने। टिश्यू सिस्टम किससे बना है, टिश्यू से बना है, और टिश्यू सेल से। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि पूरी बॉडी के निर्माण के लिए शुरुआत कहाँ से किया हम लोगों ने, सेल से किया। और यही सेल डेवलप होते होते पूरा बॉडी हमारा बन गया। जैसे कि एक पूरा बिल्डिंग बनाना होता है बच्चों, तो अचानक से तो पूरा बिल्डिंग बन नहीं जाती है। हम लोग न्यू में एक एक ईंट रखते हैं, ब्रिक्स जिसे कहते हैं, और वो एक एक ईंट को जोड़ के हम लोग दीवार बनाते हैं। फिर दीवार जब बन जाती है तो उसी को जोड़ के रूम बन जाता है, और रूम को जोड़
जोड़ के पूरा मकान बन जाता है या पूरी बिल्डिंग बन जाती है। उसी तरह यहाँ पे सेल से शुरुआत करते हैं और पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल की बात करें बच्चों, तो आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया है कि जो फंक्शन हमारी पूरी बॉडी कर सकती है वो अकेला हमारा सेल भी कर सकता है। और अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको दें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा की बॉडी क्या होती है? यूनिसेलुलर होता है, वो एक कोश की जीव होता है बच्चों। तो अमीबा की बॉडी क्या है? सिंगल सेल की होती है। इसकी सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इरेगुलर शेप का होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। और ये अमीबा का सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर का ये उसका प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। तो अमीबा की बॉडी क्या है बच्चों? ये अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म भी है। अमीबा क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ध्यान देना ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोश की जीव है। तो आप बताइए कि हमारी बॉडी कैसी है? हमारी बॉडी मल्टीसेलुलर है, मतलब बहुकोशिकी। मिलियंस ऑफ सेल्स आर हेल्ड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है। तो सोचिए कि हमारी पूरी बॉडी जो फंक्शन कर रही है मिलियंस ऑफ सेल्स की सहायता से, वो अमीबा अकेले एक सेल की सहायता से कर रहा है। मतलब कि इससे ये प्रूफ होता है कि जो फंक्शन हमारी पूरी बॉडी कर सकती है बच्चों, वो अकेला एक अमीबा भी कर सकता है। जैसे कि आपको बता दें, अमीबा जैसा कि आप जानते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब इसकी बॉडी में भी डाइजेशन हो रहा होगा, इसकी बॉडी में भी रिस्पिरेशन हो रहा होगा, ये भी रिप्रोडक्शन कर रहा होगा और ये भी न्यूट्रिशन कर रहा होगा। तो ये रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन, ये सारे जो प्रोसेस हमने बताए ये सब क्या है? एक तरह के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। तो ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्मिंग बाय द सिंगल सेल, and so we are called a cell is a functional unit of life। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सेल होता है ये क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन पूरी बॉडी कर सकती है, मिलियंस ऑफ सेल कर सकते हैं, वो अकेला सेल भी कर सकता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमीबा का सेल। तो बच्चों ये तो अमीबा का सेल है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे बायोलॉजिकल रेफरेंस में अमीबा अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म भी है। बस डिपेंड ये करता है कि उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा उसका जो व्यवस्था है, पूरी जो उसकी लाइफ साइकिल है, वो सिंगल सेल में कंप्लीट होती है। इसीलिए इसको हम लोग सेल भी कह सकते हैं और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो अगर ये बातें हमारी क्लियर हो, आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो, तो चलो बेटा हम लोग बस वही आगे सेल थियरी की बात करने ही आ रहे थे। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें थी जो आपको समझाया हमने। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी सब पॉइंट्स को जो अभी हमने बोला आपको, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इन्हीं सब बातों को इन दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। क्या नाम था इनका बच्चों? इनका नाम था स्क्लेडन और दूसरे का नाम था स्वॉन। तो स्क्लेडन एंड स्वॉन ने जो थियरी प्रपोज की, सेल थियरी, ये सेल थियरी प्रपोज किया गया। इन्होंने बोला कि सेल इज द, क्या बोला इन्होंने? सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, सभी लोगों का क्या है? ये एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये सेल थियरी में प्रपोज किया किसने? स्क्लेडन एंड स्वॉन ने। स्क्लेडन एंड स्वॉन ने दूसरा थियरी भी दिया। क्या बोला? कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी लोग किससे बने हैं? सेल से बने हैं और उनके प्रोडक्ट से बने हैं। तो इस बात को भी यहाँ लिखेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वही बातें हैं, बस इसी को घुमा फिरा कर थोड़ा बोला जा रहा है बच्चों। यही बातें हैं, बस इसी को थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells and their products, cells and their products। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच्चों, सभी लोग किससे बने हैं? सेल से बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। ये पॉइंट्स इन्होंने इंक्लूड किया। तो बातें वही हैं, देख सकते हैं। हमने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब अपनी लाइफ का शुरुआत कैसे करते हैं बच्चों? सेल से करते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। लेकिन इन्होंने फिर आगे क्या कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो सेल से बने हैं या तो उनके प्रोडक्ट से बने हैं। अब सेल के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं ये अभी हम लोग आगे जानेंगे, पढ़ेंगे। तो ये जो सेल थ्योरी इन्होंने बोला, इसमें एक पॉइंट हम और ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले इरेज करना पड़ेगा हमें। तो अगर आप इसे नोट कर लिए हो तो अच्छी बात है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम इरेज कर देते हैं। और इसमें एक पॉइंट इन्होंने और ऐड किया। किसने? स्क्लेडन एंड स्वॉन ने। क्या बोला इसमें? इन्होंने बोला कि ऑल लिविंग सेल्स, या जितने भी सेल है, चाहे लिविंग हो या डेड हो, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। इन्होंने कहा कि ऑल सेल्स,
जितने भी टाइप के सेल है बच्चों, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल हो, या तो फिर वो प्लांट के बॉडी का सेल हो या तो एनिमल के बॉडी का सेल हो, इन्होंने कहा ऑल सेल्स बेसिकली अलाइक। अलाइक का मतलब होता है समान। ये क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं या कह सकते हैं सिमिलर होते हैं। तो ऑल सेल बेसिकली अलाइक, देयर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे अगर देखा जाए तो वो सबके सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला कि सारे सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का सेल हो, सिंगल सेल हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, वेल डेवलप्ड सेल हो, या कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड सेल हो, किसी भी तरह का सेल हो बच्चों, केमिकल कंपोजिशन लगभग समान होता है सबका। कह रहा है कि ऑल सेल्स बेसिकली अलाइक देयर केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये बातें इन्होंने बोला कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो आपको बता दें हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ना, केमिकल एक्टिविटीज़ जितने भी हो रहे हैं, वो सब क्या क्या होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। या तो मेटाबॉलिज्म एनर्जी कंज्यूम होती है बच्चों, या तो एनर्जी हमारी बॉडी से रिलीज होती है या उस प्रक्रिया में रिलीज होती है। तो जिस फंक्शन में या जिस प्रोसेस में या तो एनर्जी कंज्यूम हो रही हो या एनर्जी रिलीज हो रही हो, और वहाँ पे क्या हो रहा हो, केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, तो केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है बच्चों तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और यही मेटाबॉलिक प्रोसेस सारे सेल करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के सेल हो। तो ये सेल थ्योरी भी इन्होंने दिया कि उनके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे देखा जाए या तो मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे देखा जाए, सारे के सारे सेल क्या हैं, समान हैं, सिमिलर हैं। तो ये बातें भी आपने जान लिया, यही इनकी सेल थ्योरीज थी। लेकिन बच्चों अभी पूरा सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक पॉइंट और है। लेकिन वो जो लास्ट वाली पॉइंट ऐड करेंगे हम, वो स्क्लेडन एंड स्वान के द्वारा नहीं दिया गया था, सेल थ्योरी को मॉडिफाइड भी किया गया, उनका भी नाम है। इसको इरेज कर देते हैं बेटा, और इसमें हम लोग फिर आगे चलते हैं। तो अगले जो साइंटिस्ट आएंगे सेल थ्योरी से रिलेटेड, उनका नाम है बच्चों रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाइड किया सेल थ्योरी को, क्या किया, मॉडिफाइड किया। इन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया सेल थ्योरी को। और क्या मॉडिफाइड करके बोला कि जो सेल है ना, अभी ये बातें स्क्लेडन एंड स्वान ने नहीं बोला था। तो सेल थ्योरीज को मॉडिफाइड किसने किया था, उनका नाम था, ये नाम भी देख लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो कब आए थे, इन्होंने अपने सेल थ्योरी में क्या मॉडिफिकेशन किया था, ये किया था 1855 में, 1855 में, कुछ सालों के बाद आए ये, स्क्लेडन एंड स्वान के बाद। और इन्होंने कहा कि ओमनीसेल्ला ई सेलुला। अब कहेंगे कि सर आप ये क्या बोल दिए, ओमनीसेल्ला ई सेलुला, तो सब टर्म ही नहीं समझ में आ रहा है। तो इन्होंने जो टर्म दिया वो दिया लैटिन लैंग्वेज में दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब इसका मतलब क्या है, इन्होंने जो मॉडिफाइड किया सेल थ्योरीज को बच्चों, ओमनिस सेलुला ई सेलुला बोल दिए। अब बाकी कहे आप लोग खुद समझ लो, तो हम इसे समझा देते हैं, वो हमारा काम है। तो ओमनीसेल्युला ई सेलुला का मतलब जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, उसका मतलब होता है कि ऑल न्यू सेल्स, जितने भी नए सेल हैं, ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब इनके कहने का मतलब ये था कि जितने भी नए सेल इस अर्थ पे हैं या जो बनेंगे या जो बन रहे हैं, वो सब अपने पुराने सेल से डेवलप होके आए हैं, राइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या इनको हम लोग कह सकते हैं पेरेंटल सेल। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जितने भी इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी आसमान से तो टपका नहीं है, कोई भी आसमान से नहीं आया है, सबका कोई ना कोई पेरेंट होता है। तो उसी तरह यहाँ भी वही बातें बोला गया कि जितनी भी नई कोशिकाएं हमारे इस अर्थ पे, इस धरती पे बन रही हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर की बॉडी में हो रही हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रही हो, कोई भी सेल आसमान से नहीं टपकता है, आसमान से नहीं आता है। इन्होंने कहा कि ऑल न्यू सेल्स, जितनी भी नई कोशिकाएं बन रही हैं, सब अपने पेरेंट सेल से क्या होती हैं, डिवाइड के द्वारा होती हैं, डिवीजन के द्वारा बनती हैं। तो आप बताएंगे कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, या कह सकते हैं पेरेंटल सेल, बाई सेल डिवीजन। इन्होंने बोला कि सेल डिवीजन के द्वारा
जितनी भी पुरानी कोशिकाएं हैं वो नई कोशिकाओं को उत्पत्ति करती हैं, उनका निर्माण करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। ये बातें इन्होंने बोला। तो ये ओमनीसेलुलर ई सेलुलर टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द रुडोल्फ विर्चो इन 1855 एंड दैट स्टेटेड द ओमनीसेलुलर ई सेलुलर एंड दिस स्टेटमेंट हैव मीन्स द ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द सेल डिवीजन। ये बातें इन्होंने बोला। तो ये सब पॉइंट्स आप नोट कर लो बच्चों। हमने बता दिया आपको कि रुडोल्फ विर्चो ने ये बातें बताया, उसका मतलब भी यहाँ लिख दिया गया है। तो इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेल से जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन था ना बच्चों, यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको जानेंगे, पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोग सेल का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे थे कि सेल को किसने खोजा, सेल में कौन कौन से पॉइंट्स को किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को किसने बताया, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल थियरी क्या होता है, ये सब हम लोग चीज़ों को हम लोग देखे, यहाँ पे समझ लिए। अब हम लोग आगे जो है बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है इसी चैप्टर का वो हमारा है सेल के बारे में बात करेंगे। कि अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि सेल जो है अलग अलग टाइप का था, सेल का जो अलग अलग पार्ट्स थे उसको हम लोग देखे, सेल थियरीज को देखे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की, कि सेल का जो डेवलपमेंट है ना, उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे सेल का निर्माण कैसे हुआ। जैसे कि बता दें बच्चों कि कोई भी चीज़ जो होता है ना पहले प्री डेवलप्ड होता है। कोई भी चीज़, जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि सपोज करो आज ही हम यूट्यूब का वीडियोज़ बना रहे हैं आपके लिए, तो आज हमारे पास हो सकता है कि उतनी संसाधन ना हो, आपको हमने ऐसे बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा अभी डेवलपमेंट पूरा नहीं है। हो सकता है कल हम आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने लगे, दिस इज़ द फुल डेवलपमेंट। स्मार्ट बोर्ड के अलावा भी और भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरह सेल में भी हुआ था। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे देखा जाए सेल का टाइप्स हम लोग क्या जानेंगे कि जो सेल के जो टाइप्स हैं, सॉरी यहाँ पे हमको पहले लिख देना था, इसे इरेज कर देते हैं। हाँ, अब इसे हम फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे टॉपिक हमारा होगा अभी का, ऊपर तो सेल टॉपिक लिख ही दिए हैं, टाइप्स ऑफ सेल। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए बच्चों तो सेल का डेवलपमेंट कैसे शुरू होगा। तो आपको अभी हमने कुछ देर पहले बोला कि सबसे पहले कोई चीज़ कम डेवलप होती है, फिर धीरे धीरे ज़्यादा डेवलप होने लगती है। यही बातें आपको समझाना है हमें कि सब अगर सेल के डेवलपमेंट के विषय से देखा जाए तो यहाँ पे 2 टाइप्स के, कितने टाइप्स के बच्चों, 2 तरह के सेल आपको समझ में आएंगे, यहाँ पे समझाया जाएगा। इसमें पहला जो सेल था बच्चों उसका नाम था प्रोकैरियोटिक सेल। जो पहला है इसमें 2 टाइप्स में, उसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा है इसमें बच्चों, दूसरा जो टाइप था उसका नाम है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो ये 2 तरह के सेल हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो। कि जो सेल का डेवलपमेंट हुआ तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो कम डेवलप्ड सेल होगी वो आएगी, फिर इसी से डेवलप होकर यूकैरियोटिक बन जाएगा, है ना। जैसे कि आप पढ़े होंगे, सभी लोग जानते हैं इवोल्यूशन। तो हर बॉडी में, हर सेल में इवोल्यूशन होता है। आज के 7 जनरेशन पहले जो हमारे पूर्वज थे वैसे हम लोग नहीं हैं। हमारे पूर्वज माना जाता है कि वो मंकी थे, आदि मानव थे। अब हम लोग डेवलप्ड होते होते सिविलाइज्ड हो गए हैं। हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ, हमारे अंदर परिवर्तन हुए, चेंजेस हुए। उसी तरह बच्चों सेल में भी चेंजेस हुआ। सेल पहले क्या था, अंडर डेवलप्ड था, प्री डेवलप्ड था। अब जो है सेल धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो गया। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, हायर प्लांट्स, उनके बॉडी में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। लेकिन कुछ प्री डेवलप्ड टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, उनके बॉडी में प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक क्या है, तो इसका नाम से ही क्लियर कर लेते हैं बच्चों। प्रो का जो 2 शब्द से बना है, प्री का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है मतलब इसका, प्रिमिटिव का मतलब आदि मानव, जो कि आदि काल से हो या कह सकते हैं आद्य, पुराना हो, डेवलप्ड नहीं हो। और इसका दूसरा टर्म है बच्चों यहाँ पे कैरियन। जो दूसरा मतलब है उसका मतलब है कैरियन। तो देखिए 2 शब्द से बना है, एक शब्द ये है, दूसरा शब्द ये है, प्री और कैरियन। इसी शब्द को हमने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। तो प्री का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या हो, वेल डेवलप्ड ना हो, प्रिमिटिव टाइप का हो, उस सेल को क्या कहेंगे बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ध्यान रखना। तो क्या है कि हम लोग बायोलॉजी में टर्म से ही चीज़ों को समझेंगे। तो
तो यहाँ पे टर्म क्या दिया है, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ द सेल, या कह सकते हैं कि जिस सेल का न्यूक्लियस क्या हो, प्री डेवलप्ड हो, पूरी तरह से डेवलप ना हो, उसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक। और इसी तरह यहाँ भी दो शब्द से ये भी बना है बच्चों। यहाँ पे एक शब्द यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड। क्या मतलब है यहाँ पे, वेल डेवलप्ड। और दूसरा है बच्चों यहाँ पे दूसरा जो शब्द है कैरियन। तो कैरियन का मतलब अभी हमने कुछ देर पहले बता दिया आपको कि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस। तो कह सकते हैं कि ऐसा सेल या कैसे दो सेल हैव द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, एंड दो सेल हैव द प्री डेवलप्ड न्यूक्लियस, या कह सकते हैं प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। उसे क्या कहेंगे बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। तो ये दो तरह के सेल हैं, और इनमें और भी हम लोग जान सकते हैं क्या डिफरेंस है, इसको आप नोट कर लेना। नोट करने के बाद हम इसमें और डिफरेंस आपको बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है यूकैरियोटिक का मतलब है वेल डेवलप्ड, और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो ये दो तरह के सेल हैं, और इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे इनके और डिफरेंसेस के बारे में। देखिए ये क्या होता है, साइज़ में क्या होता है, इसकी अगर साइज़ की हम लोग बात करें तो ये स्मॉलर साइज़ का होता है। क्या होता है, स्मॉलर साइज़ का। इसका रेंज बता दें 1 to 10 माइक्रोमीटर। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइक्रोमीटर कहते हैं। इसकी साइज़ हमने पहले लिख दी बच्चों, ये पैरामीटर हमारा, और पैरामीटर में किसकी बात हो रही है, साइज़ की। तो ये स्मॉलर साइज़ का होगा। कितना रेंज होगा, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर का होता है। 1 to 10 माइक्रोमीटर ये हो गया। फिर इसके बाद दूसरा इसमें देख लीजिए, ये क्या होता है, यूकैरियोटिक लार्जर इन साइज़, ये साइज़ में बड़ा होता है। और इसका जो रेंज होता है वो होता है 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर, 10 to 100 माइक्रोमीटर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर व्हाट इज़ द माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर इज़ द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द साइज़। ये माइक्रोमीटर क्या है, तो ये मेजरमेंट यूनिट है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है बेटा, तो आप बताओगे इधर, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक तरफ में, एक तरफ लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को हम लोग उल्टा यू की तरह लिखते हैं, म्यू एम। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर। ये 1 माइक्रोमीटर का डेटा है, ठीक ना। यहाँ पे इसे इरेज कर देते हैं। अब जैसा कि जानते हैं दो तरह के सेल हैं, यहाँ पे बता दिया हमने, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना है, 10 to the power -3 मीटर, या तो आप कह सकते हैं ऐसे 1/100 मीटर, सॉरी मिलीमीटर होता है, 10 to the power -3 मिलीमीटर। तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर के जो है ना, यहाँ पे बार बार आपको मन में आ रहा है कि माइक्रोमीटर क्या है। तो माइक्रोमीटर एक साइज़ है, मेजरमेंट यूनिट है, और 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है, 10 to the power -3 मिलीमीटर। मतलब कि 1000 मिलीमीटर को अगर सॉरी एक मीटर को अगर 1000 मिलीमीटर से डिवाइड कर दिया जाए, या एक को 1000 मिलीमीटर से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो 1000वां हिस्सा होगा वो किसके बराबर होगा, 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। तो बस आपको यही समझना है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 to the power -3, या कह सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को अगर 1000 टाइम्स अगर हम लोग बांट दें, फैक्टराइज कर दें, तो जो 1000वां हिस्सा होगा वो किसके बराबर होगा, 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। तो ये बातें हैं, साइज़ की बात हम लोग कर लिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जेनेटिक मटेरियल की, कि इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। तो जेनेटिक मटेरियल की बात करें बच्चों, तो आपको बता दें कि इसका जो DNA होता है ना, DNA वो नेकेड होता है, नेकेड DNA होता है। और कह सकते हैं कि डू नॉट अटैच्ड विथ हिस्टोन। हिस्टोन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन साथ अटैच्ड नहीं होता है इसका DNA। और यहाँ पे आप बताएंगे DNA कवर्ड होता है, अटैच्ड होता है। DNA अटैच्ड विथ जुड़ा होता है, अटैच्ड विथ हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन एक तरह का ऐसा प्रोटीन तो ग्लू होता है, जैसे कि हम लोगों के पास ग्लू होता है, गम होता है ना, उसको चिपकाते हैं किसी के साथ। तो बस इतना ही समझो कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पूरा नाम है DNA का। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसमें नेकेड टाइप का होता है, ओपन टाइप का होता है। लेकिन इसमें जो होता है यूकैरियोटिक सेल में बच्चों, वो अटैच होता है किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ चिपका होता है, अटैच होता है। और हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग आप नोट कर लिए हों अगर, तो इससे इरेज कर देते हैं बेटा, और आगे बताते हैं इसके बारे में। और तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा, इसमें बता दें आपको न्यूक्लियस के बारे में बात करें।
तो यहाँ पे आप बताएंगे, जैसा कि अभी हमने पहले ही बता दिया है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो आप बताएंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यहाँ पे आप बोल देंगे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, या कह सकते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड, पूरी तरह से फंक्शन करने वाला न्यूक्लियस होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में बच्चों वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोइड, और इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। तो ये तो आपको बता दिया हमने। दूसरा इसमें और कुछ पॉइंट्स है बेटा, उसको भी देख लीजिए। आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक दो डिफरेंस और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग अगर आप नोट कर लिए हो तो इरेज करते जाते हैं, और साथ साथ हम लोग एक एक पॉइंट्स को ऐड भी करते जाएंगे। तो ये पॉइंट्स पूछता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये एग्जाम में भी आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहले तो आप उसकी टर्म से ही उसको क्लेरिफाई कर दोगे कि प्रोकैरियोटिक का मतलब वेल डेवलप्ड सेल नहीं है, मतलब कि अंडर डेवलप्ड है, प्रिमिटिव टाइप का सेल है। और यूकैरियोटिक का मतलब वेल डेवलप्ड सेल है, तो इसको बोलेंगे वेल डेवलप्ड सेल। अब इसमें और अगर बात करें हम लोग तो बताओगे बच्चों कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड जो मेम्ब्रेन से घिरा होता है उसको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स और एब्सेंट। इसमें क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। और इसमें बताएंगे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हो गया, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कौन कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर इसके बाद और होता है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस। ये सब क्या होते हैं बच्चों, इसमें प्रेजेंट होते हैं, सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप्ड होगा, प्रेजेंट होगा। लेकिन इसमें जो होता है ना, जितने भी अभी हमने बोले टर्म ना, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और आपकी गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं होता है। और एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल किस तरह के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, तो बच्चों सबसे बेसिक एग्जाम्पल है जितने भी टाइप्स की बैक्टीरिया हैं, ठीक ना। आप पढ़ेंगे क्लास 9th में ही, आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जब हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक किंगडम होता है मोनेरा का मतलब है बच्चों बैक्टीरिया। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, जितने भी ऑल बैक्टीरिया हैव द प्रोकैरियोटिक सेल। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ये इसका एग्जांपल है कि प्रोकैरियोटिक सेल किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, तो आप बताएंगे कि बैक्टीरिया में। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि यूकैरियोटिक सेल प्लांट में होता है, मतलब प्लांट में होता है, प्लांटिक किंगडम में होता है, एनिमल्स में होता है। जितने भी एनिमल हैं आपके, वो सब कैसे सेल कंटेन करते हैं, कैसा सेल होता है उनके बॉडी में, यूकैरियोटिक सेल होता है। फिर इसके बाद जितने भी प्रोटिस्टा हैं, प्रोटिस्टा का मतलब अमीबा, इनको हम लोग प्रोटिस्ट कहते हैं। तो प्रोटिस्ट की बॉडी में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, उनकी बॉडी में कैसा सेल होगा बच्चों, यूकैरियोटिक सेल होगा। फिर इसके बाद आपका जो है ये हो गया प्लांटी, एनिमालिया और प्रोटिस्टा। एक और होता है बच्चों जिसे कहते हैं फंगस, फंजाई। तो फंगस के भी बॉडी में कैसा सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है सिर्फ बैक्टीरिया मतलब मोनेरा में पाया जाता है। बाकी आपका किंगडम प्लांटी हो, मतलब प्लांट का जो एक अपना जो स्पीसीज हैं डिफरेंट टाइप्स के, एनिमल्स के जितने भी स्पीसीज हैं, प्रोटिस्टा के जितने भी स्पीसीज हैं और फंगस के, इन सब में कैसा सेल पाया जाएगा, यूकैरियोटिक टाइप का सेल पाया जाएगा। तो ये था आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच का डिफरेंस और उनका अलग अलग डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि हमने आपको दोनों चीज़ों को समझा दिया कि क्या है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब जो है बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस समझाएंगे और उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।